हेलो एवरीवन। देखो, हम स्टार्ट किया होगा अपना हेलो एनीन और हेलो एल्केन चैप्टर, जो कि यूनिट 10 है। चैप्टर का एज यूजुअल जैसे हम पहले नाम लिख लेते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हो गया। इसका क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन और नोमेनक्लेचर तो पहले हम पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ना है इसमें देख लेते हैं। अब बॉन्ड जो बन रहा था हमारे में, इसमें क्या बन रहा था, कार्बन और हैलोजन के बीच बन रहा था ना। तो ये कार्बन हो गया और हैलोजन के लिए हम नोटेशन एक्स का ही यूज करते हैं। तो देखो, इसी का ना पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ C and its bond। अब हैलोजन का जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास हैलोजन कितने हैं, 4 ही हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, हमारे पास हैलोजन चार एटम है। अब इसमें से ना देखना ये है, जैसे अगर पीरियोडिक टेबल का सिंपल जो प्रॉपर्टीज हम देखें तो क्या हो रहा था, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे तो साइज डिक्रीज कर रहा था ना। पीरियोडिक प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान में हो तो लेफ्ट से राइट में पीरियोडिक टेबल में जब जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। और सेम वैसे ही अगर टॉप टू बॉटम आएंगे पीरियोडिक टेबल का, ये तो हो गया हमारे लेफ्ट से राइट जो कि पीरियड कहलाता है। और ग्रुप टॉप टू बॉटम क्या अरेंज रहता है, कुछ इसे नाम देते हैं, ग्रुप कहते हैं ना। तो ग्रुप में क्या होगा, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है। ठीक, तो अब देखो सबसे टॉप पर क्या है हमारा, फ्लोरीन रहता है ना, 17th ग्रुप। यदि आप देखेंगे 17th ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, तो उसमें फ्लोरीन सबसे टॉप पे रहता है। फिर उसके बाद क्या आता है, क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, उसके बाद आता है हमारा आयोडीन। तो फ्लोरीन का साइज कम है, साइज नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब आयोडीन हैज द लार्जेस्ट साइज। आयोडीन कह सकता है ना, आयोडीन हैज द लार्जेस्ट साइज अमंग इट्स ग्रुप। ओके, और फ्लोरीन हैज स्मॉलेस्ट साइज। तो अब देखो ये फ्लोरीन हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में ही आता है फ्लोरीन। और कार्बन यदि देखें, हमें बॉन्ड किसके बीच में बनाना है, हैलोजन और कार्बन के बीच में। तो कार्बन भी सेकंड पीरियड का ही एलिमेंट है और आता है 14th ग्रुप में, 14th ग्रुप में आता है ना। अब देखो, एक तो कार्बन यहाँ पे, ये भी हमारा सेकंड ग्रुप का, दोनों एलिमेंट सेकंड ग्रुप के हैं। साइज में इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, कार्बन दोनों ही सेकंड पीरियड के हैं तो इसके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन वही फिर इसके बाद ये इधर बॉन्ड बने क्लोरीन के साथ, तो इस बार क्या हुआ, ये सेकंड पीरियड का हो गया, लेकिन क्लोरीन तो हमारा थर्ड पीरियड का आ गया ना। फिर वैसे ही ये फोर्थ, ये फिफ्थ। और जैसा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ रखे हैं कि आयोडीन का साइज बड़ा होता है। तो अब देखो, अगर मान लो कार्बन का साइज, एटम के लिए हम उसका साइज माने ना कि जो शेप है वो स्फेयर है, तो स्फेयर है, तो मान लो इसका सेंटर यदि यहाँ आ रहा हो कार्बन के लिए, तो फ्लोरीन का भी साइज लगभग ऐसा ही मान लेते हैं क्योंकि स्मॉल वो भी है और सेकंड पीरियड का ही है। तो एक बात देखो, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, दूसरा एटम फ्लोरीन का हम बनाते हैं, ये हमारा फ्लोरीन वाले एटम का न्यूक्लियस। अब देखो, ये कार्बन का न्यूक्लियस और ये इसका, इनके बीच का डिस्टेंस देखो। और फिर उसके बाद अगर बनाए हम, कार्बन का साइज तो अभी भी वही रहेगा, लेकिन अगर क्लोरीन का देखें तो फ्लोरीन से ज्यादा होगा, फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज तो ज्यादा होगा ना। तो अब देखो, अब इसका सेंटर, इसका रेडियस अगर देखेंगे क्लोरीन के कंपैरिजन में तो फ्लोरीन का कम था, क्लोरीन का ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब इनका बॉन्ड, ये जो लाइन यहाँ पे कर रही है, ये हमारा बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ।
ठीक है, हमें इनमें कंपैरिजन यही करना है कि बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, और फिर CH बॉन्ड का जो है ना वो नेचर भी, बॉन्डिंग का नेचर देख लेंगे। तो अच्छा एक बात इतना समझना, ये तो स्मॉल हुआ, फिर Cl का अगर देखेंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा आता है क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाता है। फिर अगर वैसे ही हम लास्ट में आयोडीन का साइड देखें और कार्बन का साइड देखें तो समझ आ रहा है ना, इसका रेडियस तो और भी ज़्यादा हो गया। अब इनका जो बॉन्ड बना होगा, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ ये और भी ज़्यादा है ना, तो बॉन्ड लेंथ का अगर इनमें ऑर्डर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर या फुल फॉर्म देखो, बॉन्ड लेंथ या फुल में तो लिखी हुई सिर्फ बी और एल लिख देती हूँ तो हो जाएगा बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इक्वल टू, पहले क्या आ जाएगा हमारा फ्लोरीन जो कि बहुत कम है तो सबसे लास्ट में रखेंगे, उसके बाद कार्बन और क्लोरीन का, उसके बाद कार्बन और ब्रोमीन का, फिर उसके बाद कार्बन और आयोडीन का। ये हो गया हमारा बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। अब देखो इसमें एक चीज़ और समझो, जैसे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, दोनों में इलेक्ट्रॉन कार्बन और फ्लोरीन, ये तो हैलोजन है, जैसे पढ़ते हैं ना कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। तो इनमें ना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जब चेक करेंगे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चेक करेंगे तो इनमें ज़्यादा सिमिलैरिटी तो रहती नहीं है, सेम नहीं होते और नहीं अप्रॉक्स में होते, इनमें डिफरेंस आता है, ज़्यादा का नहीं आता पर आता है, ऐसा भी नहीं आता कि इनके बीच आयनिक बॉन्ड आ जाए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है ना तो फिर वो आयनिक बॉन्ड बनाने लगता है, लेकिन यहाँ पे ये आयनिक नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। इस वजह से देखो, लेकिन डिफरेंस तो है, इस वजह से जो हमारे पास हैलोजन है ना, हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव, कंप्लीटली नेगेटिव नहीं आता, जैसे कि बताइए कंप्लीटली अगर नेगेटिव पॉजिटिव में वो आ जाएगा तो वो तो आयनिक बॉन्ड होता है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना उस पर माइनस डेल आता है, फिर और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर, इसको बोलते हैं प्लस डेल्टा और इस पर माइनस डेल्टा। ठीक है, डेल पढ़ लेते हैं या फिर डेल्टा बोलते हैं इसको। तो देखो नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड तो हम पढ़ लिए, अब उसके बाद ना इसका हम पढ़ लेते हैं प्रिपरेशन। ओके, अब प्रिपरेशन देख लेते हैं हम इसका। प्रिपरेशन भी ना देखो, पहले तो हम कराएंगे इसका अल्कोहल से, अल्कोहल से हम बनाएंगे हेलो एल्केन। ठीक, तो लिख लेते हैं हेडिंग फ्रॉम अल्कोहल। इसके लिए ना देखो एनसीईआरटी का जो आपका टेक्स्ट बुक है ना 12th का, बस उसमें जितने रिएक्शंस दिए हो ना बस उतना ही याद रखना, उससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, ना गूगल करना और ना यूट्यूब देखना कि बहुत, मतलब मैं तो खुद ही यूट्यूब पे बता रही हूँ, लेकिन फिर भी देखो क्या कहना क्या चाहती हूँ कि एक्स्ट्रा आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो केमिस्ट्री खत्म तो नहीं होना है ना, अगर मान लो आप सोचो कि चलो ये भी पढ़ लेते हैं ये भी पढ़ लेते हैं, नॉलेज ही होगा ना, नॉलेज भाई नॉलेज लेने के लिए ना अभी टाइम है, बहुत टाइम है, अभी 12th ही तो पास किए हो, अभी उम्र थोड़ी चली गई है पढ़ने की। तो बस पर्पस हमारा CUET एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, तो एक काम करना, बस जितना आपके सिलेबस में हो सिर्फ उतना ही पढ़ना, उससे ज़्यादा मत पढ़ना। दूसरा से देखो आपके टेक्स्ट बुक में जैसा कि बताए कि जो रिएक्शंस है ना बस उतना ही ध्यान रखना। तो पहले तो देखो एक वर्ड फ्रॉम अल्कोहल से कौन कौन से टाइप के आपके बन जाएंगे हेलो एल्केन, वो टेक्स्ट बुक में ही मैं बता देती हूँ। एक तो पहला है लुकस रिएजेंट से बनाना है, क्योंकि आप में ना आई थिंक लिखा नहीं है कि लुकस रिएजेंट क्या होता है, पर देखो लुकस रिएजेंट किसको कहना है। फर्स्ट वाला जो रिएक्शन दिया हुआ है ना ROH प्लस हाइड्रोजन और ये हैलोजन का बॉन्ड H और X का, फिर यहाँ पर एरो पे ZnCl2 लिखा हुआ है। ठीक, कंबाइनली ना HX और ये ZnCl2 इसी को ना कहते हैं लुकस रिएजेंट। ठीक है, इसे कहते हैं हम
बता दी कि लुकस रिएजेंट किसी को कहा जाता है। अब देखो क्या होगा ना इसमें कि यहाँ से ना OH हटके कोई X लग, क्योंकि हमें ना अल्काइल हैलाइड ही बनाना है। अब अल्काइल हैलाइड बनाना तो क्या करेंगे, कैसे भी करके हमें RX बनाना है ना। तो देखो ये OH जो है ना, यहाँ H, ये दोनों हटा देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस H2O। सिंपल ऐसे ही देखने में लग रहा है। OH हमें यहाँ से हटाना है और अल्काइल हैलाइड बनाना है, अल्काइल हैलाइड। रिटेन का पेपर तो होना नहीं है, रिटेन नहीं होना है ना, ऑप्शन ही देख के लगाना है। तो बस इतना ध्यान में रखना कि अगर इस तरह से दे तो क्या प्रोडक्ट बनाना है। फिर उसके बाद अल्काइल हैलाइड वो बन गया। फिर मान लो ROH है और दूसरी बार, पहली बार रिएजेंट ये यूज हुआ, दूसरी बार मान लो दे दिया सोडियम ब्रोमाइड। बुक का ही सारा लिखवा रही हूँ, आप NCERT बुक अपना चेक करना, बुक का ही है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस H2SO4, ये एक दूसरे से रिएक्ट करके फिर आगे हम देखो क्या होगा। इस बार भी OH हटाना, हैलोजन ही लगाना ना। यहाँ पर अगर चेक करने आता हो तो देखो ब्रोमीन ही है हमारा हैलोजन। इसका मतलब क्या बनाना है, यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है ना, अल्काइल ब्रोमाइड बना लिए, ठीक। अब एक चीज देखो, H2O तो बनाना ही है, ठीक है। H2O बना लो एक बार, प्लस H2O। उसके बाद देखो इसमें और क्या क्या रह गया है। OH यूज हो गया, R यूज हो गया, R यूज हो गया ना, OH यूज हो गया हमारा H2O बनाने में। फिर उसके बाद ब्रोमीन का यूज हो ही गया है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हम यूज कर लिए हैं और एक हाइड्रोजन रह गया है। एक हाइड्रोजन जो वाटर बना उसमें ले लिए, एक हाइड्रोजन और रह गया। तो मतलब हमारे पास क्या क्या रह गया है, NaH रह गया है, H और SO4 हो गया। रिएक्शन कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक। सेम वैसे ही अगर दूसरा देखेंगे आप, दूसरा इसमें भी ROH, अल्कोहल से बनाना, तो अल्कोहल तो हमारा होगा ही, ठीक है। अल्कोहल तो हमारे पास रहेगा ही रिएजेंट के फॉर्म में। उसके बाद दिया हुआ कि प्लस PX3 मतलब फास्फोरस ट्राई हैलाइड, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। और ये तो स्टोइकियोमेट्री है, उसका मतलब बैलेंस कर दिया गया है रिएक्शन को, इस वजह से 3 लिखा गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, RCl बनाना है ना। अच्छा यहाँ पे 3 क्यों लिखा गया है उसमें ये देखना, और यहाँ पे X3 क्यों लिखा है। फास्फोरस की वैलेंसी क्या होती है, या तो वो 3 बनाता है या फिर 5 बनाता है, या तो 3 बनाएगा या फिर 5 बनाता है बॉन्ड। तो यहाँ पर ना 3 ही बनाया है पहले। अब देखो अगर मान लो यहाँ पर ये बैलेंस ना किया हो, तो एक R है और 3 हैलोजन है हमारे पास, एक R से तीनों हैलोजन तो जुड़ेगा नहीं, इस वजह से हमें क्या चाहिए, 3 R चाहिए ना एटलीस्ट। तो यहाँ पर देखो 3 R और ये हो गया हमारा हैलोजन, ठीक। तो अल्काइल हैलाइड कितने बन रहा है, 3 बन रहा है। उसके बाद देखो प्लस और 3 R यूज होगा, फिर OH। अब देखो यहाँ पे एक हमारा क्या रह गया, फास्फोरस रह गया, और ये OH3 रह गया है। तो या तो आप इसे लिखो POH का होल थ्रेस, ठीक है, या फिर H3PO3, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। ऑब्लिक में दे देती हूँ यहाँ पे, ऑब्लिक में H3PO3, या तो ये लिखो POH का होल थ्रेस या फिर H3PO3 लिखो। अब एक चीज़ इसमें जो ध्यान रखने वाला है ये है कि यहाँ पर हैलोजन में ना सारे हैलोजन चारों यूज नहीं करने हैं। इसके ऊपर वाले में तो चारों मतलब एक्स की जगह ना आप चारों में से कोई भी ले सकते हो, फ्लोरीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। लेकिन और ये तो पर्टिकुलर आप देख रहे हैं कि ब्रोमीन के लिए ही है। इसमें क्या करना, यहाँ जो हैलोजन है ना, इस वाले रिएक्शन के लिए मान लो ये हम A दे दे, इसका ये B कर दे, ये C कर दे, तो C वाले में X = 1 ही हमारा आएगा क्लोरीन एंड ब्रोमीन। समझ आ रहा है, इसके लिए सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, अभी बताएंगे जैसे कि फास्फोरस जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है या फिर
5 बनाता है, तो 3 वाले से तो हो गया। अब देखो हम 5 वाले को बना के देखते हैं, प्लस PCl5। अच्छा, माइंड में यदि आ रहा होगा कि क्या Pi3 5 एग्जिस्ट करता है, नहीं करेगा, क्योंकि आयोडीन का साइज ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक, बहुत बड़ा होगा। अब छोटा सा फास्फोरस अपने आसपास 5 को कैसे वो एकोमोडेट करेगा, नहीं करेगा। और ऊपर से इनके पास लॉन पेयर होता है, रिपल्सन्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, इस वजह से सिर्फ क्लोरीन वाला ही एग्जिस्ट करता है। एक और चीज़, फ्लोरीन, इसके साथ 5 फ्लोरीन टेस्ट, मतलब कह सकते हैं ना कि हैलोजन में सिर्फ क्लोरीन ही ऐसा है जो फास्फोरस के साथ 5 बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करता है। और ये भी ना आपको अगर जानना हो तो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो गैसियस स्टेट में, दूसरा सॉलिड स्टेट में। देखो सॉलिड स्टेट में यदि ये नॉलेज की बात है, इसे ना याद रखना, ठीक है, जनरली नहीं पता होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। देखो PCl5 ना यदि सॉलिड स्टेट में है तो ये आयोनिक होता है, ये कोवलेंट नहीं रहता, ध्यान रखना इस चीज़ का, ये यहाँ पर आयनिक कंपाउंड होता है। लेकिन वही यदि PCl5 जो है वो गैसियस स्टेट में होगा ना तो वो कोवलेंट कंपाउंड होता है, ठीक। तो जब भी ना अगर हाइब्रिडाइजेशन, जनरली ना हाइब्रिडाइजेशन का जब होता है, बात चलता है ना, उसमें पूछ दिया जाता है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है और एग्जाम्पल आपको PCl5 दिया हो उसमें ना, तो पहले चेक करना कि क्या उसके बगल में गैस दिया हुआ है या फिर सॉलिड दिया हुआ है। सॉलिड दिया होगा ना तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हम किसके लिए पढ़ते हैं, सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड के लिए पढ़ते हैं, आयोनिक के लिए नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना ही नहीं होता। अब देखो आते हैं अपने इस प्रिपरेशन पर, यहाँ पे क्या करना है हमें, फिर अगेन क्लोरीन है तो अल्काइल क्लोराइड बना देंगे, हो जाएगा ना, क्लोरीन है तो अल्काइल क्लोराइड बना देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, एक R है, एक Cl लग गया, प्लस अब उसके बाद चेक करो और क्या बन सकता है यहाँ पर हमारा, पी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अब बुक ही देख लेते हैं, POCl3 और एक HCl, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, POCl3 प्लस एक HCl, H ये वाला, फिर एक क्लोरीन यहाँ से, अब तो समझ आ गया, फास्फोरस, एक फास्फोरस हो गया, ये एक ऑक्सीजन और कहते हैं 3 और क्लोरीन, तो ये तीनों क्लोरीन यहाँ पर यूज हो गया। ये हो गया आपका अल्कोहल से एक और प्रोडक्ट, अल्काइल क्लोराइड बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे। अच्छा, जनरली ना जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं मेरे यहाँ पढ़ने के लिए वो कह रहे हैं ना कि इसका यूज क्या है, क्या पढ़ के करेंगे। अरे भाई खुद सोचो, जो आप दवाइयाँ खा तुरंत पेन किलर, अगर दर्द को होने लगता है तो क्या करते हैं, पेन किलर लेते हैं, फीवर हो जाता है जाके हम जनरली पैरासीटामोल ले लेते हैं, तो क्यों लेते हैं। अगर वो केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब ना पढ़े कोई तो क्या अभी तक इतनी दवाइयाँ बनती। खुद से सोच लो, सिर्फ यार तुम लोग में ना चैप्टर दिया हुआ है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, सेकेंड बुक में ही दिया हुआ है सबसे लास्ट में, तो क्यों दिया हुआ है, वो पढ़ने के लिए। जो ये माइंड में आपके कंफ्यूजन बना हुआ है ना कि क्यों पढ़ रहे हैं, इतना सारा रिएक्शन, इतना सारा माइंड में रखना होगा क्या, कैसे पता चलेगा कौन सा क्या बन रहा है। भाई अभी ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है पता है। अच्छा तुम खुद सोचो, मैं देख के बता रही हूँ ना, क्योंकि रिएक्शन मुझे पर्टिकुलरली इतना नहीं याद है, किसी को नहीं याद रखना होता। ये बताने का सेंस है कि तुम समझ जाओ कि यहाँ से ये अटैक हो रहा है, ये इसमें से निकल रहा है, ये ऐड हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझने के लिए पढ़ाया जाता है। अगर जब तक आपको पता ही ना हो कॉन्सेप्ट तो फिर आप फर्दर कोई और चीज़ कैसे इन्वेंट करेंगे। जैसे अभी देखो पैंडेमिक आया था ना कोरोना का, उसमें मेडिसिन तो बनी नहीं, अब भी तक नहीं बनी है। अगर मान लो ये सब कोई ना पढ़ा हुआ तो साइंटिस्ट क्या वहाँ पे जो बना रहे हैं, अब इतना सब पढ़े हुए उनके माइंड में है कॉन्सेप्ट, तब जाके वो दवाइयों में लगे हुए बनाने के लिए। और क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, कोई बात नहीं, ठीक है, माइंड में आता है कि क्यों पढ़ रहे हैं, पर समझो क्यों पढ़ रहे हो, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब डी हो गया ये
एक और है हमारे पास जो बना रहा है रेड फास्फोरस और हैलोजन से, इसको रब कर दूं डी उसके बाद ई, ठीक है। ROH, okay, then red phosphorus, X2 यहाँ पर क्या क्या हो सकता है वो लिखा हुआ है, सिर्फ लेना है हमें ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन और फ्लोरीन नहीं लेना। तो इस ये रिएक्ट करेगा इससे, मतलब रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में यदि X2 ये रिएक्ट कर रहा है इससे, तो बनाया हुआ है R और वहाँ पे वो हैलोजन। फिर F नंबर देख लो, F नंबर में दिया हुआ है अल्कोहल react with SOCl2 giving the product RCl plus SO2 plus HCl, ठीक है। ये हो गया हमारा इनका। अब इसमें भी ना एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लो। रिएक्टिविटी का ऑर्डर कहने का क्या सेंस है, ये जो हम यहाँ पे अल्काइल आर आर लिखते जा रहे हैं, देखो अल्काइल लिख रहे हैं ना, अल्काइल दो तरह के हो सकते हैं। हमारा जो यहाँ आर है वो अल्काइल है, अल्काइल भी दो तरह का हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। एटलीस्ट वो अल्काइल कार्बन से ही तो ये अटैच्ड है ना OH, तो एक 3 डिग्री हो सकता है, 4 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि 4 डिग्री होगा कोई कार्बन तो वो चारों तरफ से तो कार्बन से ही घिर जाएगा, और कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। अब क्या 5वां बॉन्ड थोड़ी ना, OH लगा है तो 5 बॉन्ड बना के थोड़ी ना ये अल्कोहलिक ग्रुप लगेगा हाइड्रोक्सी, इसी वजह से ये होता है। तो ये ना रिएक्टिविटी का अगर ऑर्डर लगाएंगे हम, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखो ऐसे हो जाता है, 3 डिग्री का ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब क्या दिया हुआ है, लिख भी देती हूँ उसका। देखो अल्कोहल वाले के लिए बताइए कि जो आर है रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या लगाएं हम अल्कोहल के लिए, लिख देती हूँ यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल हो गया। अब नेक्स्ट हम अल्कोहल से तो बना लिए, अब उसके बाद दिया हुआ है आपका फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, तो अब बनाते हैं हाइड्रोकार्बन से। सेकेंड नंबर क्या हो गया हमारा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। इसमें भी ए नंबर डालते हैं। जैसे फ्री रेडिकल बनेगा पहले, तो क्या है फ्री रेडिकल बाय फ्री रेडिकल बाय रेडिकल मैकेनिज्म है क्या, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। देखो अगर कोई क्या बनाना है भाई, अल्काइल हैलाइड हमें बनाना है, फ्री रेडिकल। पहले तो ये देखो फ्री रेडिकल होता क्या है, यहाँ पर ना मान लो हम Cl2 यूज कर रहे हैं, हैलोजन है, और इसे यदि तोड़ना हो, इसे छोड़ो, यहाँ लिखो एज अ Cl2, यहाँ पर हम दे दें या तो हीट या फिर लाइट, गलत कर दी, हीट को ना, हीट ऐसे भी देगा ना तो ये इसको हीट कहते हैं, और लाइट के लिए ना HNu लिखते हैं, ठीक है। तो या तो हीट लिखा हो या फिर लाइट लिखा हो या फिर इसका सिंबल दिया हो, इसको ना फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, बुक में नहीं लिखा हुआ है पर इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब चूंकि मैं पढ़ा रही हूँ तो बता देती हूँ, आपको भी ना आना चाहिए, मुझसे जो पढ़ेगा उसको तो पता होगा ही।
देखो Cl2 है। अब सिंपल अल्केन ले लेते हैं कोई अल्केन, मान लो CH3 CH2 CH2 और CH3। अब देखो यहाँ पर जो कार्बन है एक तो 1 डिग्री है, दूसरा 2 डिग्री भी प्रेजेंट है। ये हो गया हमारा 2 डिग्री, ये भी हमारा 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री और ये हो गया 1 डिग्री। ठीक, तो हमारे पास कार्बन दो तरह के हैं, एक तो 1 डिग्री है, दूसरा 2 डिग्री है। अब इसमें देखो जो ये हीट या फिर लाइट है ना, कैरी जैसा बताए फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये जो क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड है ना, इसमें ये लाइट और हीट की वजह से ना दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, ऑब्लिक का साइन लगा दो, दोनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ पर जो ये कोवलेंट बॉन्ड इनके बीच बना, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना, मतलब एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और एक इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हटा दो बॉन्ड, सिर्फ डॉट से अगर दिखाओ इसका, इस क्लोरीन का एक एटम, इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन। इसके वजह से ना यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होता है। क्या होता है? होमोलिटिक क्लीवेज। अब ये होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है ये समझो। होमो का मतलब होता है, देखो पहले तो ये लाइसिस आप पढ़े होंगे ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे आप में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर भी है उसमें पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। उसमें बॉन्ड को तोड़ा जाता है, जब H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये H2O का मॉलिक्यूल ना टूटता है, तो वही वाला लाइसिस ना लाइटिक यहाँ पे है, तो इसका अर्थ होता है ब्रेक डाउन या कह ले तोड़ना। और होमो का इक्वली, इक्वली का मतलब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन उसके अपने अपने चले जाएंगे। और हेट्रोलिटिक अगर होता कोई चीज़ तो हेट्रो का सेंस हो जाएगा ना कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास जाएगा और एक के पास कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होता है। अगर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो देखो क्या होगा, Cl पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना, इसी को कहते हैं फ्री रेडिकल। ये एटम हो गया, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया, इसी को कहा जाता है फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल दिया हुआ है और नाम भी इसका देखो दिया हुआ ना, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब ये क्या हुआ, हीट क्या करेगा, Cl2 को तोड़ देगा, Cl2 टूटेगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। दूसरा देखो, अब इसको मिटाती हूँ समझाने के लिए, जगह भी तो चाहिए। अब देखो, या तो ये जो Cl रेडिकल है वो 1 डिग्री पे लग जाए या फिर 2 डिग्री पे लग जाए। प्रोडक्ट देखो बुक में दोनों ही दिया हुआ है, ठीक, दोनों ही प्रोडक्ट इसके मतलब स्टेबल होंगे, इसी वजह से दोनों दे दिया गया है। तो एक बार तो मान लो 1 डिग्री पे लगा देते हैं, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे ये CH2Cl, ठीक, 1 डिग्री पे लगा तो क्लोरीन वहाँ चला जाएगा। दूसरा अगर 2 डिग्री पे लगाया तो H3 कार्बन CH2 CHCl और CH3, ये 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट हमारा है और ऊपर वाला 1 डिग्री वाला हो गया। सेम आप इस, मैं उस साइड लगाई वो राइट साइड, आप लेफ्ट साइड भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिग्री ये भी है, 1 डिग्री ये भी है। उसके बाद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो हो गया। अब देखो दिया हुआ बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बी नंबर दे देते हैं हम, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ, टॉल्विन दिया हुआ है, बेंजीन पर CH3 लगा होता है तो उसे टॉल्विन बोलते हैं। रिएक्ट किससे कराया, हैलोजन, मतलब X2 दिया हुआ, फिर Fe मतलब आयरन के प्रेजेंस में और डार्कनेस वहाँ पे है, ठीक है। दूसरा ये क्या बना रहा है, इसमें भी ना समझाने के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है
यहाँ से हाइड्रोजन किस एक पोजीशन पर तो ये CH3 मिथाइल लगा हुआ है, बाकी 5 पोजीशन खाली रह गया। इसके पहले देखो जब इसका नोमेनक्लेचर कर रही थी तो मैं उसमें बताई थी ऑर्थो, मेटा और पैरा। जस्ट इसके बाद वाला ये जो पोजीशन होता है इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और ये होता है पैरा, मेटा एंड दिस वन इज पैरा। ओके, अब CH3 पता है जो ग्रुप लगा हुआ है अब इसमें ना, वो अब बताता है कि क्या जो ये हैलोजन आ रहा है वो इसके ऑर्थो पोजीशन पर लगेगा कि पैरा पे लगेगा या फिर मेटा पे लगेगा। 3 पोजीशन दिया हुआ ना, तीनों में से अब डिसाइड करो कि कहाँ लगेगा। इसके लिए क्या है, पहले हम चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसके लिए आपको ये चीज आना चाहिए। अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं पता तो आप ये कभी नहीं बता पाएंगे कि जो ये हैलोजन आ रहा है इसकी कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। CH3 जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं उसको। कुछ लिखवा देती हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना, जैसे मान लो एग्जाम्पल हम लिखना चाहें तो लिख लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक NH2, क्योंकि इसके पास ना इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। जो ये है लॉन पेयर है इसके पास, यहाँ पर देखो लॉन पेयर नहीं है पर फिर भी ये कह सकते हैं यहाँ पर ये ना +I भी इफेक्ट शो करता है। ठीक है, +I इफेक्ट शो करे कोई इंडक्टिव, I यहाँ पे आयोडीन नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, तो +I यहाँ पे शो करता है। ये ना इसी की कैटेगरी में डाल जाता है क्योंकि ये विड्रॉ नहीं करता। विड्रॉइंग का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ना, जैसे ये बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन में, तो अगर इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता ना, जैसे ऊपर अगर CH3 की जगह NO2 लगा दो ना, अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप में NO2 लिख लो, अगर NO2 लगा दिया गया रहता तो ये क्या करता ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ऊपर के साइड में ना पुल करता, मतलब अपनी तरफ खींचता। तो इसको कहते हैं, अब क्या करता, बेंजीन अनस्टेबल होने लगता ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेने लगे तो ये थोड़ा अनस्टेबल होने लगेगा। इसी वजह से इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉ जैसे कैसे विड्रॉ करते हैं, तो विड्रॉ का सेंस क्या होता है, निकालना। तो वैसे ही कुछ ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ निकालते हैं। ठीक, लेकिन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का क्या सेंस है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो या तो हैलोजन जो है या तो उसके ऑर्थो पोजीशन पर लगेगा या फिर उसके पैरा पोजीशन पे लगेगा। H2 है हमारे पास, दोनों ही लगा देते हैं, प्रोडक्ट यहाँ पे हमें दोनों ही मिलने वाला है, CH3 और ये एक बार X लगा दिए इसके ऑर्थो पोजीशन पर और सेकेंड टाइम लगा दिया हम इसके पैरा पोजीशन पर। ठीक है, अगर इस साइड फिर लगाएंगे तो बात तो वही हो जाएगा। अगर तीसरा प्रोडक्ट कोई सोचेगा कि यहाँ पे आ गया फिर ऑर्थो, तो इसको भी बोलते हैं यहाँ पे लगा दो, तो भाई या तो फिर इसको ऐसे बनाओ, मतलब यहाँ लिख देंगे ये दोनों सेम ही है। ओके, या तो ऐसा बनाओ या फिर ऐसा बनाओ, दोनों सेम है तो कोई एक ही बनाएगा ना, सेम प्रोडक्ट बार बार थोड़ी बनाएंगे उसी में, और बनेगा तो परसेंटेज में फिर वो डिफाइन हो जाता है कितना परसेंट ये बन रहा है, इतना परसेंट ये बन रहा है। देखो टॉलमिन, हाँ नाम तो दिया है टॉलमिन, चलो ठीक है नाम लिख लो इसका, इसको तो ऐसे टॉलमिन बोलते हैं, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हैलोजन टॉलमिन, क्या लिखा है, हैलो टॉलमिन, ऑर्थो हैलो टॉलमिन। और ये हो गया हमारा पैरा, पता नहीं साइड में दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन बोल तो रही ना, सुनाई तो दे रहा है ना, पैरा हैलो टॉलमिन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ लिया। अब देखो नेक्स्ट जो चलता है C नंबर पे, वो सैंडमेयर्स रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करना, एक तो उसमें डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, चलो लिख रही हूँ बता रही हूँ तो फिर समझ आएगा आपको भी।
सी ही है ना, सी में आएगा ना फॉर्म हाइड्रोकार्बन में सी नंबर। सी क्या दिया हमारे पास, सैंडवियर रिएक्शन, सैंडवियर्स रिएक्शन। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि एनिलीन यूज किया है, जैसे CH3 लग रहा तो उसको टॉल्विन बोल रहे थे ना, तो वैसे यहाँ पर अगर NH2 लगा तो इसको एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन स्पेलिंग सही है, एनिलीन लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है इसमें पता नहीं, छोड़ो ना। देखो एनिलीन मेरे हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से क्या मतलब ठीक है। तो इसको ट्रीट किया गया है NO2 प्लस H हाइड्रोजन और हैलोजन HX, और फिर क्या टेम्परेचर दिया हुआ है 223 टू 228 कैल्विन। ठीक है, टेम्परेचर जनरली ना आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, कोई जरूरत नहीं, बस इसको याद रखना। अच्छा, ये NO2 और HX, अगर इन दोनों को पहले क्या होता है, ये जो हमारा रिएजेंट है और सॉल्वेंट है ना, ये दोनों कंबाइन करके पहले बनाते हैं HNO2 प्लस Na पॉजिटिव और हाइड्रोजन नेगेटिव। ठीक है, X नेगेटिव है, X हमारा हाइड्रोजन है, तो पहले ये दोनों ना मिक्स होके एक दूसरे से ऐसा बना लेते हैं, फिर उसके बाद ये HNO2 जो है वो इस जो एनिलीन है हमारा, तो बेनिस ये जो NH2 है ना उससे रिएक्ट करता है, ये वाला HNO2 रिएक्ट करता है हमारा इससे टॉल्विन के, ये जो नाइट्रोजन NH2 है उससे, तो ये दोनों रिएक्ट करके बना लेते हैं। देखो प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, बेंजीन तो हमारा रहेगा ही रहेगा, उसके बाद ये रहा नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन, ठीक है, N2Cl बना लेते हैं जनरली, N2Cl तो आएगा नहीं, क्लोरीन यूज करता तब ना। अभी हमारे पास क्या है, हेलोजन X जनरल फॉर्म में लिखे हुए इसका, इस वजह से यही लिख देंगे। तो देखो N2 पॉजिटिव और ये इसको बोलते हैं डाइजोनियम हैलाइड, तो बेंजीन पर लगा हुआ है ना, सिर्फ इतने पार्ट को ना बोलते हैं डाइजोनियम हैलाइड, क्योंकि बेंजीन के साथ लगा हुआ है तो इसको बोल देंगे ओवरऑल की बात करें हम तो बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। समझ आ गया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये तो हमारा हो गया मान लो फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। अच्छा एक और चीज यहाँ पे ये डाइजोनियम, अच्छा एजो होता है भाई, ये छूट गया मेरे से, देखो और कहीं तो नहीं एजोनियम तो ये पे लिखा, एजो जो है ना वो नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं, नाइट्रोजन का नाम है एजो, ठीक, इसी वजह से, और दो नाइट्रोजन है यहाँ पर ना, तो डाई एजोनियम, ईएम क्यों लगा हुआ है, ईएम कब लगता है, कैटायन होता है तो नेमिंग करने टाइम जब वो पढ़ रहे थे हम लोग कोऑर्डिनेशन में भी नेमिंग, तो ईएम कब लगा रहे थे आप लिगेंड्स पर, जब उस पर पॉजिटिव आ रहा था तब, और नेगेटिव आ रहा था तो उसमें सफिक्स यूज कर रहे थे हम ओ, और पॉजिटिव वाले में सफिक्स ईएम यूज करते, तो सेम वही चीज है यहाँ पर, डाई दो एजो नाइट्रोजन, ईएम पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और एक्स नेगेटिव है तो हैलाइड हो गया। अब देखो इसके बाद प्रोडक्ट, हाँ हमारे ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बन गया ना, अब ये रिएक्ट करेगा फर्दर, देखो यहाँ पे पहले बना लो इसको N2 एंड ये हैलाइड हो गया, फिर ये ना Cu2 X2 से रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके क्या बनाएगा,
यहाँ से ना पहले तो देखो N2 यदि किसी में भी बन रहा होगा, जैसे कहीं भी आप ये जो डायजोनियम बनेगा ना किसी भी रिएक्शन में, जरूरी नहीं कि इसी वाले रिएक्शन में, अगर कोई भी फर्दर आगे आप पढ़ेंगे कोई रिएक्शन, अगर कहीं भी N2 बनेगा ना सबसे पहले वहां से ना N2 को निकाल देना, क्योंकि N2 ना फ्री रहना चाहता है। N2 एक नॉन रिएक्टिव गैस है, नाइट्रोजन जो होता है वो नॉन रिएक्टिव गैस होता है और वो अपने आप को एटमॉस्फेयर में फ्री रखना चाहता है, किसी से बंध के नहीं रहना चाहता। तो जब भी N2 देखना ना पहले वहां से N2 को भगा देना। तो मैं तो कह रही हूँ बेंजीन बनाने से पहले N2 को ही भगा दो। या फिर देखो बेंजीन हो गया हमारा, यहाँ हेलोजन आ जाएगा हमारा और प्लस N2 को तो भगा ही दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बना हमारा एराइल हैलाइड। अब एक चीज यहाँ जानने की क्या रह गई हमें कि हैलोजन कौन सा यूज होगा। यहाँ जो Cu2X2 लिखा हुआ है यहाँ पर हैलोजन कौन सा वाला यूज होने वाला है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। ये चीज याद रखना, जहां पर अगर पर्टिकुलर लिख दिया गया है कि यही वाला हैलोजन होगा तो उस रिएक्शन में ना जो कंपाउंड ये यूज करेंगे तो सिर्फ क्लोरीन एग्जिस्ट ही वही करता होगा, इसके कंपाउंड जो बनेगा वो क्लोरीन और ब्रोमीन का ही करता होगा। या फिर मान लो फ्लोरीन का बनता भी होगा तो यूजफुल नहीं होगा इस वजह से। या एक देखो Cu2Y2 ये तो है ही हमारा जो ये स्टेबल कंपाउंड है, बट इसका यूज नहीं हो रहा है इसमें, दैट मींस ये जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं दे रहा होगा, इस वजह से इसे यूज नहीं किया गया है इसमें। अब इसके बाद दिया हुआ है एक चीज, अच्छा ये तो हो गया अगर क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो। अब आयोडीन का अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना है तो क्या करेंगे, उसके लिए भी देखो दिया हुआ है कि ये जो है ना इससे तो यहाँ से यार ऊपर की तरफ दे देती हूँ, तो ये Ki से रिएक्ट करना है इसको। अगर क्लोरो और ब्रोमो वाला आपको प्रोडक्ट चाहिए तो ये यूज करो, अगर आयोडीन लगा के चाहिए तो फिर Ki यूज करो, और Ki यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर अगर वहीं से बेंजीन बनाओ और उसके किसी एक पोजीशन पर आयोडीन लगा दो, हो गया हमारा प्रोडक्ट। और साथ में N2 तो निकल ही रहा है, प्लस N2, ठीक है। हम सैंडविच रिएक्शन भी पढ़ लिए। अब दिया हुआ है हमारा फ्रॉम एल्कीन्स, चलो एल्कीन वाला भी रिएक्शन पढ़ लेते हैं। एल्कीन वाले में भी ना एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आएगा, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। देखो अगर कौन सा नंबर है, डी ना, डी में देखो फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन का जैसे अगर सिंपल इथेन लेके चले हम, इथेन नहीं लिखूंगी, जैसे उसमें दिया है ना वही बना देते हैं। मान लो यहाँ पे H लगा दो, या फिर कोई अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे CH3 है, ठीक है। अगर नहीं दिया आप पूरा ही बना दो, CH3 CH3 CH3। एल्कीन है, डबल बॉन्ड होता है तो ही उसको बोलते हैं एल्कीन। कोई तो अब देखो यहाँ पर अगर कोई हमें H और X दिया हो, मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन दिया हो, अब एक चीज बताओ, यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, इतना तो फिक्स है, ये जो डबल बॉन्ड है ना वो टूटेगा और किसी एक पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा देंगे, किसी एक पोजीशन पर ये हैलोजन लगा देंगे, तो प्रोडक्ट हमारा दोनों तरह से बन सकता है ना, कार्बन CH3 CH3 ये हुआ CH3 CH3, दोनों पोजीशन खाली है। तो एक बार मान लो यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, अच्छा ऐसे ना बना के वो स्क्वायर या फिर छोड़ देगा, CH3 मान लो एक, इस बार इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दिए और इसके साथ हैलोजन लगा दिए। दूसरी बार में क्या करेंगे हम, कार्बन और ये देखो इस बार इधर हाइड्रोजन लगा दें
और इधर हैलोजन लगा दें। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? बताओ। इस कार्बन के साथ देखो तो CH3 है, दो CH3 है, एक हैलोजन है ना। इस कंपाउंड में देखेंगे हम तो एक कार्बन के साथ तीन नहीं, दो ही कार्बन है, दो कार्बन है ना, तो एक कार्बन के साथ दो CH3 है और एक हैलोजन है। इस कार्बन के साथ देखो दूसरे वाले उसी में तो दो CH3 है और एक हाइड्रोजन है। सेम चीज इस वाले में अगर रिपीट करोगे तो दो कार्बन, इसका भी हो गया डबल बॉन्ड, जहां था वहां पर देखेंगे दो कार्बन ले लिए तो एक कार्बन में देखेंगे तो दो CH3 इसमें भी है और एक हाइड्रोजन है। दूसरा चेक किए, दो CH3 इसमें भी है और एक हाइड्रोजन है, अंतर ही नहीं है ना। तो इसी वजह से या तो ये प्रोडक्ट बनाओ या फिर ये प्रोडक्ट बनाओ, सेम ही हो गया। तो इसी वजह से ना सिर्फ एक ही लिखा हुआ है बुक में जो है, आप देखना एक ही प्रोडक्ट बनाया क्योंकि सेम ही प्रोडक्ट बन रहा था, या तो इधर लगा दो या फिर इधर लगा दो, बात तो एक ही हो रहा था। लेकिन देखो डिफरेंस कहाँ आता है, ये तो हो गया जब सिमेट्रिकल हो, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया जब सिमेट्रिकल एल्कीन हो तो। समझ आ रहा है? मान लो एसिमेट्रिकल ले ले तो फिर क्या होगा, सिमेट्रिकल का क्या मतलब कि दोनों कार्बन, जहां पर हमारा ये डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन देखेंगे तो दोनों के पास ही CH3 और दोनों CH3 है, तो इसको बोलेंगे जब इक्वल चीजें हैं तो सिमेट्रिकल, और इक्वल ग्रुप्स नहीं होंगे तो उसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल। अब इसी में मान लो अगर मैं लिख दूं जैसे, मिटाई देते पूरा, देखो बुक के एग्जाम्पल से समझो, जैसे दिया हुआ है ना नेक्स्ट, ये होगा एसिमेट्रिकल का टाइप, C एक तरफ हाइड्रोजन CH3 डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें दिया हुआ है। अब रिएक्ट कराओ हाइड्रोजन आयोडाइड से और बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। देखो एक तो सिंपल सा एक ट्रिक जैसा कह लो या फिर पॉइंट है वो सब बता दूंगी। दूसरा अगर पूछना क्या बता ही दूँ। देखो एक ना साइंटिस्ट थे मार्कोनी, जिनका नाम था मार्कोनिकोफ नाम था। एपस्ट्रॉफी एस क्यों लगाते हैं जब काग कहना होता है तब, मार्कोनिकोफ का रूल कहेंगे तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मार्कोनिकोफ्स रूल। ठीक, तो एपस्ट्रॉफी एस उनके नाम में नहीं रहता, उनका नाम है मार्कोनिकोफ। उन्होंने क्या कहा, अगर कोई एल्कीन दिया हुआ है और वो एसिमेट्रिकल है, क्या है, एसिमेट्रिकल एल्कीन है यदि, तो क्या होगा, इस बार तो प्रोडक्ट जैसे पिछली बार बनाए, हाइड्रोजन कहीं भी लगा दो हाइड्रोजन कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर इसमें ना फर्क पड़ेगा क्योंकि देखो एक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है और एक कार्बन के पास एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन, इसके पास एक ही हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप। तो अब देखो अगर इसका प्रोडक्ट हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस बार मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाले साइड ही लगा दिए, ये हाइड्रोजन पहले से, ये CH3 और आयोडीन यूज किया तो मान लो आयोडीन लिख दिए। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना दे हम, बस उसका पोजीशन चेंज कर देंगे, इस बार हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और आयोडीन सेकंड वाले कार्बन के पास आ जाएगा। अब बताओ इसमें से, देखो बुक में लिखा है ना, इसमें से एक प्रोडक्ट को माइनर लिखा, एक प्रोडक्ट को मेजर लिखा। अब ये माइनर मेजर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट में बनता है ना उसको कहते हैं मेजर और जो कम अमाउंट में बनता है उसको कहते हैं माइनर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक चीज देखो, हाइड्रोजन और आयोडीन, पता है ना कि ये आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ज़्यादा है,
तो ये टूटेगा कैसे, H पॉजिटिव I नेगेटिव, ठीक है। अब रिएजेंट ये ऐसा है, जो हमारे पास ये रिएक्टेंट है ना, ये बॉन्ड भी, जो कि देखो कार्बन कार्बन के बीच में कभी भी ना ये बॉन्ड जो है वो प्लस माइनस में नहीं टूटता है, लेकिन समझाने के लिए मैकेनिज्म जो दिया गया है, मतलब अगर अच्छा देख लो, अगर मान लो मैकेनिज्म ना दिया जाए तो अपनी बात सामने वाले के पास रखेंगे कैसे, वो कोई तो तरीका होना चाहिए ना कि जो हम सोच रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो सामने वाले को भी पता चले। तो क्या करते हैं कि कह देते हैं ना कि ये जो बॉन्ड है यहाँ अगर टूटेगा, जो बॉन्ड है ना वो टूटेगा प्लस और माइनस में। तो मान लो यहाँ से डबल बॉन्ड टूट गया, टूटेगा तो क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव जाएगा। अब एक और चीज़ बताओ, ये कैसे डिसाइड होगा कि पॉजिटिव कौन से साइड जाएगा और नेगेटिव कौन से साइड जाएगा। तो तब हम देखते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ये जीओसी में पढ़ना होता है, ठीक है। जीओसी में मुझे नहीं पता आप लोगों को आता होगा नहीं, पर इसका ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। जैसे ये देखो, एल्कीन हमारा यहाँ था ना, इसमें देखेंगे इसके साथ कार्बन कौन कौन सा लगा हुआ है, इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते थे 2, ठीक है। इस कार्बन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा ना उसको कहते हैं अल्फा। समझ आ रहा है क्या बताए, एल बॉन्ड का हमारा बना हुआ है, डबल बॉन्ड जो है वो इन दो कार्बन के बीच में बना हुआ है ना, एक को नाम दे दिए 1, दूसरे वाले को नाम दे दिए 2। अब जो इसके जस्ट बगल में कार्बन होता है उसको कहते हैं अल्फा। सेम अगर इधर भी कोई कार्बन होता ना हाइड्रोजन की जगह तो उसको भी बोलते हैं अल्फा। चेक क्या करना है हमें कि अल्फा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन लगे होंगे ना उनको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। फिर से समझो, डबल बॉन्ड हो गया ये हमारा कार्बन के पास, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक के साथ हमारा कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा है उससे, ऐसा ही है ना। तो डबल बॉन्ड जिस कार्बन से बना है ना उस कार्बन से एक नेक्स्ट वाला उसका जस्ट एडजेसेंट पोजीशन वाला कार्बन अल्फा कहा जाता है, और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो कितने हो गए, ये भी तो ये हाइड्रोजन अल्फा हो गया, ये वाला हाइड्रोजन भी तो इसी कार्बन से लगा है, ये वाला हाइड्रोजन भी, तो यहाँ पर इस पोजीशन मतलब नंबर के लिए 1 दिया ना, तो 1 के लिए तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, दिख रहा, 1 के लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं हम ना, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसको कहते हैं कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन के पास ना जितने नंबर ऑफ इसकी स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये हमारा अल्फा का साइन है, ठीक है। तो ये पता नहीं किसका साइन बना दी, देखो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे कार्बोकैटायन के पास उसके स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ से ना मान लो ये हाइड्रोजन के शिफ्टिंग हो जाती है, फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते रहता है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा न्यूक्लियस मतलब उसको एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिल रहा है स्टेबल होने के लिए, या कह ले सेंटर मिल रहा है। तो देखो यहाँ तक का ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा अल्फा हाइड्रोजन का और कार्बोकैटायन की बात। अब देखो ये जो है, एक बार मान लो, इसको पहले उठा दो, मान लो डबल बॉन्ड, इसको दोबारा इधर बनाते हैं, कार्बन हुआ, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना और इस बार यहाँ नेगेटिव चार्ज बना। सेकंड फिर से कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड दिस वन CH3। इस बार क्या करें, इस वाले पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा कार्बोकैटायन बना दिया और यहाँ पर नेगेटिव
चार्ज लगा दिए। अब देखो यहाँ पर जो पॉजिटिव बना है अगर इस वाले कार्बन को कटायन दे रहे हैं हम, तो इसके लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये स्टेबल है। पर इस कार्बन के पास देखो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बिल्कुल भी मत कहना कि ये तो हाइड्रोजन तो है। इसके जस्ट बाद कोई कार्बन होता, उस कार्बन के पास हाइड्रोजन होते तो उसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इन दोनों को नहीं कहते हैं क्योंकि ये उसी कार्बन से अटैच्ड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। इस वजह से इसके लिए तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, स्टेबिलिटी है ही नहीं। अब तो स्टेबल जो हो गया ना उस पर, अब यहाँ पर ये स्टेबल है। आयोडीन हमारा क्या हुआ, ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव। पॉजिटिव के पास नेगेटिव वाला चला जाएगा, नेगेटिव के पास पॉजिटिव वाला चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस बार यहाँ पे लग रहा है ना CH3 वाले के पास आयोडीन, तो ये वाला प्रोडक्ट बना, ये होगा हमारा मेजर, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन से बना है ना, तो ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। और उसके बाद जो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से बना है तो वो हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। अब देखो एक और चीज़, जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन यही चीज़ फॉलो करे, तो उसको ना कैटेगराइज कर दिया गया कि अगर इस रूल को, इस स्टेबिलिटी के फॉर्म को कोई भी कंपाउंड फॉलो करके रिएक्शन कर रहा है तो उसको बोलेंगे ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए बना रहा है मेजर प्रोडक्ट। ये अगर कोई कंपाउंड या रिएक्टेंट इसके अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब ये जो रूल दे दिए थे कि कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पर, अगर इसके अगेंस्ट में जाकर मेजर प्रोडक्ट दे रहा है, जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, अगर वो ये वाला मेजर प्रोडक्ट देगा ना तो उसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ, क्योंकि वो अगेंस्ट है, मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट काम किया ना। अब एक और चीज़ देखो, तो वो मार्कोनिकॉफ हो जाएगा और इसको एंटी मार्कोनिकॉफ। अब ये माइनर बना, इसी को ये हो जाएगा हमारा एंटी मार्कोनिक, ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है। अब इसमें क्या चीज़ बताना है, एक अच्छा हाँ, एक तो वो हो गया पॉजिटिव नेगेटिव वाला। दूसरा क्या याद रखना, सिंपल सा याद रखना, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आयोडीन वहाँ लगाना जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, लेस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस। देखो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, कम किसके पास हुआ, इसके पास, बस आयोडीन लगा देना वहीं पे। ठीक है, ये तो कुछ सेकंड में ही हो गया ना, लेकिन वो चीज़ जो था उसका मैकेनिज्म वो समझना जरूरी है। ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना है, बस इतना कि 2 ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 2 कार्बन है, 1 2, एक वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, सेकंड वाले के पास 2 हाइड्रोजन है, तो जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होंगे ना तो ये आयोडीन वहीं पे लगा देना। मान लो यहाँ पर आयोडीन है, अगर ClBr होता तो ब्रोमीन इस साइड लगा देते, कोई भी, या तो क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा, सिर्फ यही होता है। फिर उसके बाद अच्छा ब्रोमीन वाला एक और दिया हुआ है जो कि 2 नंबर में दिया है, एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, ये विस्ना, यहाँ पर तो हाइड्रोजन आयोडाइड यूज़ किया है ना, यहाँ पे ब्रोमीन का ये हो गया। अब इसमें मान लो इसको दे दो 1 नंबरिंग और यहाँ पे 2 में क्या दिया, कार्बन डबल बॉन्ड एसिटिलीन यूज़ कर रहा है, नहीं इथेन सॉरी एथिलीन, इथेन है ये हमारा। अब इथेन में रिएक्ट कर रहा है कंप्लीट, यहाँ पर तो 1 हाइड्रोजन और 1 हैलोजन यूज़ कर रहा था, इस बार क्या है, दोनों ही मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लिया उसी का, हैलोजन का ही डायटोमिक मॉलिक्यूल। और फिर इसके बाद ये CCl4 मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया हमारा, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका नाम है। और नॉन, ये जो है ना सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है और कैसा सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट।
गया। अब देखो इस बार तो दोनों ही ब्रोमीन है, कहीं भी लगा दें क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो ब्रोमीन ही है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ब्रोमीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और इसको ना दो जस्ट एडजस्टेंट पोजीशन पर ही दोनों ब्रोमीन लगे हुए हैं, एक ही कार्बन पे नहीं बनाया हुआ है। देखो गलती किया था, एक मेरे सामने लिखा हुआ था फिर भी अपने कॉपी पे क्या उतार रहा है, ऐसे एक ही कार्बन के साथ दोनों ब्रोमीन लगा दिया। तो ध्यान से देखिए, अगर आप भी उतार रहे हो ना तो ध्यान से देख के उतारना कि दोनों कार्बन के पास लगाया गया है, एक एक ब्रोमीन जो है ना वो दोनों कार्बन को दिया जा रहा है, किसी एक को नहीं दिया जा रहा है। तो इसका नेम हो जाता है विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है VIC, ठीक है। देखो नेमिंग करेंगे VIC, विसिनल डाइब्रोमाइड। यहाँ VIC stands for vicinal, हो गया बस। अब एल्कीन से तो देख लिए, एल्कीन से प्रोडक्ट बना लिए हम। अब नेक्स्ट जो है रह गया आपका हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, लास्ट ही है जिसमें फिंकलस्टीन और वो आएगा स्वार्ट्स रिएक्शन, लास्ट है। उसके बाद फिनिश हो जाएगा हमारा प्रिपरेशन। तो चलो इसको भी खत्म कर ही देते हैं। थर्ड हो जाएगा बाय हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज का क्या मतलब, रिएक्टेंट में भी हैलोजन होगा और जो रिएजेंट हम यूज करेंगे उसमें भी हैलोजन होगा, दोनों क्या करेंगे अपने अपने हैलोजन को एक दूसरे से बदल देंगे। तो हो गया एक्सचेंज। अब जैसे लिखा हुआ उसमें R और ये X प्लस NaI रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा RI प्लस NaX। अब यहाँ पर X की जगह क्या क्या यूज करना है, क्लोरीन और ब्रोमीन हो, हाँ एग्जैक्टली क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। इससे अल्काइल आयोडाइड बन रहा है, सोडियम आयोडाइड से इसको ट्रीट किया तो क्या बनेगा, अल्काइल आयोडाइड मिल रहा है हमें। इसके बाद और इस रिएक्शन को कहते हैं फिंकलस्टीन, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे फिंकलस्टीन उन्होंने ही बनाया था, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अपने ही नाम पे इस रिएक्शन का नाम रख दिया वो फिंकलस्टीन रिएक्शन। दूसरा देखो तो एक इसको लिख लो A नंबर, अब B नंबर देखो स्वार्ट्स रिएक्शन सॉरी स्वार्ट्स रिएक्शन, ओके। अब देखो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है कि ब्रोमीन इसमें ना फ्लोराइड का यूज करते हैं, फ्लोराइड वाला प्रोडक्ट, तो CH3 और ब्रोमीन प्लस इसमें ना जो भी यूज करेंगे रिएजेंट फ्लोराइड का अल्काइल बनाने के लिए इसको करते हैं, या फिर इन्होंने ऐसा कह सकते हैं कि ये जो स्वार्ट्स साइंटिस्ट थे उन्होंने ना फ्लोराइड अल्काइल फ्लोराइड बनाया था। अब वो देखें कि कैसे बनेगा, तो मेटलिक हैलाइड लिख दो, मेटलिक हैलाइड का यूज करके। अब मेटलिक हैलाइड या फ्लोराइड, सिर्फ फ्लोरीन का यूज करना तो फ्लोराइड डायरेक्टली लिख देते हैं, फ्लोराइड, ठीक है। मेटल में कौन सा यूज कर सकते हैं, Ag, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट मेटल Ag। ये जो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा CH3 एक्सचेंज। देखो ब्रोमीन भी हमारा हैलोजन है, फ्लोरीन भी हैलोजन है, इस बार क्या होगा ब्रोमीन हट जाएगा फ्लोरीन आके लग जाएगा, CH3 फ्लोरीन मिथाइल फ्लोराइड प्लस AgBr। जब भी रिएक्शन पढ़ रहे होंगे AgBr बनता होगा, प्रेसिपिटेट हो जाता है AgBr, यहाँ से निकल जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड जिसको कहते हैं, बस।
हमारा प्रिपरेशन जो है वो फिनिश हो गया। अब हमें पढ़ना क्या रह गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वो अपना नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। प्रिपरेशन पढ़ लिए, नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ लिए। इतने जो रिएक्शंस है ना, इनका कॉन्सेप्ट याद रखना, जितना भी बताया हो ना बस कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना, उतना काफ़ी होगा आपके लिए।